नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। भारत में न्यायपालिका का स्तर क्या है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। और इसके बाद भी न्यायपालिका अपेक्षा करती है कि उसका सम्मान हो, लोग उसके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बोलें। न्यायपालिका धीरे धीरे रसातल की ओर अग्रसर है, ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है। क्या सर्वोच्च न्यायालय देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, या सर्वोच्च न्यायालय को देश की कोई चिंता नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय मानव अधिकारों को, संविधान की रक्षा को, लोकतांत्रिक मूल्यों को, देश की एकता अखंडता से कहीं ज्यादा महत्व देता है? या फिर जो न्यायपालिका है वो किसी विमर्श का शिकार हो गई है? या न्यायपालिका में कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जो भारत विरोधी मुहिम में न्यायपालिका को घसीट ले रहे हैं और उनका साथ ले रहे हैं? इस पर हम आप चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को, इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे लोगों का साथ देता है जो भारत को टुकड़े टुकड़े होता देखना चाहते हैं, या भारत को एक देश के रूप में, एक संगठित देश के रूप में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो देश टूटकर विखंडित हो जाए, बिखर जाए, या फिर इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। और ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो भारत में इस समय 5 करोड़ 15 लाख से भी अधिक मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। इसमें राजस्व से संबंधित, जो जमीन जायदाद से संबंधित तहसीलों में डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ केसेस होते हैं, वो शामिल नहीं है। चकबंदी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो कर है, उसके मुकदमे भी शामिल नहीं है। तो और जो विभिन्न ट्राइब्यूनल हैं, लेबर कोर्ट है, इन सब के मुकदमे भी इसमें शामिल नहीं। अगर ये शामिल कर दिए जाए तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतनी बड़ी संख्या है मुकदमों की। अनेक ऐसे लोग हैं जो बरसों से जेल में बंद हैं और जमानत का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की भी है जो सर्वोच्च न्यायालय में जिनकी याचिका लंबित है और वो जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत का इंतजार है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय बार बार कह रहा है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन, लेकिन ऐसा लगता है कि नियम भी कुछ खास लोगों के लिए प्रभावी होता है, आम नागरिकों पर यह प्रभावी नहीं हो रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है जो रूल सर्वोच्च न्यायालय बता रहा है, लेकिन गलत तब लगता है जब आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को तुरंत तुरंत न्याय मिल जाता है, जमानत मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है उनके लिए। ये आम नागरिक ही हैं भारत में जिनका कोई माई बाप नहीं है, वो जेल में सड़ रहे हैं, उनके मुकदमे लिस्ट ही नहीं हो पाते हैं, तारीख ही नहीं मिल पाती है। और कुछ ऐसे भी मुकदमे हैं जिनको तारीख जानबूझकर दी नहीं जाती है ताकि उनकी जल्दी सुनवाई ना हो पाए। आपने देखा होगा यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड का मामला, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, उसकी कोई तारीख पड़ी हो, कोई सुनवाई हो रही हो, ऐसा लगता नहीं है। और इसी तरीके से राहुल गांधी को पिछले दौरान, सांसद रहने के दौरान, जब उनकी सदस्यता चली गई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुनवाई अनंतिम अभी उस पर होनी बाकी है। अब उसकी कब तारीख पड़ेगी, होगी नहीं होगी, कोई नहीं जानता। तो ऐसे बहुत से मुकदमे भी हैं जिन पर तारीख मिलती जाती है, कभी लिस्ट नहीं होते। सालों साल मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने मुकदमों का निपटारा होता है उससे कहीं ज्यादा नए मुकदमे आ जाते हैं। तो कई कई पीढ़ियां निकल गई, मुकदमे ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। क्या, कैसे न्याय मिलेगा, किसको मिलेगा? तो इसलिए अब लोगों में न्याय के प्रति जो विश्वास है खत्म हो गया। अब इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि जो भारत में न्याय है, केवल राजनीतिक और आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों के हाथ का खिलौना बनकर रह गया है। राजनेता और संपन्न व्यक्ति महंगे महंगे वकील खड़े कर देते हैं, जो आम आदमी की बस की बात नहीं है। उनकी सुनवाई तुरंत हो जाती है। आज उनकी याचिका आती है,
और अगले दिन उनकी सुनवाई होने लगती है। बहुत से ऐसे वकील हैं, आपने देखा होगा, बहुत ही चलते पुर्जा टाइप के वकील हैं, बहुत महंगी महंगी फीस है। वो बहुत सारे राजनीतिक दलों के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, और उनको तुरंत तुरंत निर्णय दिलाते हैं और इस तरीके से ठेका ले लेते हैं न्याय दिलवाने का। और ऐसे लोग सिर्फ वकील नहीं रह जाते, वो संसद में भी पहुंच जाते हैं। और मजे की बात ये देखिए कि सांसद होते हुए भी वो न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय को दिखाई नहीं पड़ता। ये संसद सदस्य है, यानी जो लॉ मेकर्स हैं वो लॉ के गलियारों में चक्कर लगा रहे हैं, मुकदमेबाजी में पड़े हुए हैं, वकालत कर रहे हैं। मुकदमों के बोझ से कितनी दबी है न्यायपालिका, जितनी दबी है उतनी ही बेफिक्र भी है। और न्यायपालिका के शिखर पर बैठे हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक कभी सरकार को नसीहत दी हो, सलाह दी हो कि भाई ये तरीका अपनाइए तो मुकदमों की संख्या कम होगी, ये नई व्यवस्था लाइए तो मुकदमे हाई कोर्ट तक पहुंचेंगे नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन तक पहुंचेंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। जितने भी न्यायाधीश हैं शायद उनको मुकदमे निपटारा करने की जल्दी भी नहीं है, और भविष्य में उनको तुरंत न्याय मिले इसके लिए उन्हें चिंता भी नहीं है। और इसका कारण है कि हर तरह की गंदगी, हर तरह की विचारधारा न्यायपालिका में भी घुस गई है। और इस कारण जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वह होता जा रहा है। और न्यायाधीश भी इसी गंदगी में खूब गोता लगा रहे हैं। लोगों को न्याय देने के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की निष्ठा का एक सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुकदमों का इतना बोझ हो और उसके न्यायाधीश बेफिक्र होकर साल में 2 बार लंबी लंबी छुट्टियां लेकर विदेश यात्राओं पर निकल जाएं, ये तो अंग्रेजों के जमाने की याद दिलाता है। और ये वो न्यायाधीश नहीं है जिन्हें सरकार ने नियुक्त किया, किसी कमेटी ने नियुक्त किया। ये स्वयंभू न्यायाधीश हैं जो खुद अपनी नियुक्ति करते हैं, और अपनी सुविधाओं का निर्धारण भी शायद स्वयं ही कर लेते हैं। इसलिए मुकदमे कितने बढ़ेंगे, कम होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, इन न्यायाधीशों को, सर्वोच्च न्यायालय को इससे कोई लेना देना नहीं है। न्यायाधीश बनते ही वो एक अलग तरह की प्रजाति बन जाती है, अलग तरह के जीव बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि न्यायालयों में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं सब कुछ है। और इसलिए न्यायपालिका का जो पूरा तंत्र है खोखला हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने जाते हैं। ये बहुत सुखद है बात कि भारत के न्यायाधीश इतने काबिल हैं, उनको विदेशी विश्वविद्यालयों में, अनेक संस्थाओं में व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह रहती है कि जो भारत की संस्थान है, विश्वविद्यालय हैं, वो भारतीय न्यायाधीशों को नहीं बुलाते। और अगर शायद बुलाएं तो हो सकता है ये टाल मटोल कर जाए, जाएं भी नहीं, क्योंकि विदेश यात्रा की तो बात ही कुछ और है। अब न्यायाधीश विदेशों की यात्राएं कैसे करते हैं? इसमें बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, जिनके हर देश में, भारत में अपने अपने स्वार्थ होते हैं, और वो यात्राएं प्रायोजित करते हैं। जो भी लोग यात्राएं प्रायोजित करते हैं वो धर्मार्थ नहीं करते हैं, वो समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, वो उसकी पूरी पूरी कीमत वसूल करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आजकल जो आ रहे हैं और जो ऐसे निर्णय होते हैं, अगर आप देखें, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी थी पंच परमेश्वर, ज्यादातर लोगों ने सुनी, तो इसलिए उसको नहीं दोहरा रहे हैं समय की सीमा समझते हुए। लेकिन इतना जरूर है कि मुंशी प्रेमचंद का जो पंच परमेश्वर है, अगर वो आज के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सुन ले तो वो आत्महत्या कर ले। और स्वयं मुंशी प्रेमचंद अगर जीवित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाएं तो अपनी लिखी हुई कहानी पंच परमेश्वर को सबसे पहले फाड़ देंगे, और इसके बाद वो स्वयं दूसरी कहानियां जो लिखेंगे उनकी शीर्षक हम आपको बता सकते हैं: चुनाव के लिए जमानत, आधी रात का सर्वोच्च न्याय, कोलोजियम की गौरव गाथा। ऐसे विषय लेंगे और उन पर कहानियां लिखने लगेंगे। ये मुंशी प्रेमचंद भी बदल जाएंगे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बहुत तंज कस रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय पर। हाल के कुछ मामले हैं, वो आप देखें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है विवादास्पद नहीं, हास्यास्पद भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई के अंतर्गत जेल में है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार होने का संकेत दे दिया था, लेकिन केजरीवाल ठहरे, सरकार को, एजेंसियों को सांसत में रखना चाहते थे,
उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, इस्तीफा देकर किसी को मुख्यमंत्री बना देते, अपनी पत्नी को बना देते, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन के ही जेल चले गए। और ये राजनीतिक स्टंट उन्होंने करने की कोशिश की, तभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये भारतीय इतिहास का, जो स्वतंत्रता के बाद का है, उसका पहला केस है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में है और उसने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे। मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। अब देखें कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई संविधान में तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, संविधान में तो ऐसा नहीं कहा गया कि कोई मुख्यमंत्री अगर जेल जाए तो वो इस्तीफा देकर जाए। हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा वो भी बता देगा कि भाई ये तो गलत है, अनैतिक है और उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार का काम कैसे चलेगा? और एक मुख्यमंत्री जेल में होगा तो वो अपने प्रदेश की जनता को क्या संदेश दे रहा है? कल को अगर कोई व्यक्ति मरने लगे, मुख्यमंत्री के रूप में जो व्यक्ति प्रतिस्थापित है और वो मरने लगे और वो कहे भाई हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम तो ऊपर से ही चला लेंगे, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि मरने वाला व्यक्ति इस्तीफा देकर ही मरेगा, तो इस्तीफा क्यों दे और दूसरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्यों की जाए? उसका पूरा कार्यकाल उसे मिलना चाहिए अगले चुनाव तक, वो स्वर्ग से शासन करेगा। ये है हमारी न्यायपालिका का निर्णय। अब आप दिल्ली की सरकार में क्या हुआ, कैसे सरकार पंग हो गई, उस पर तो बात करने से कोई फायदा नहीं। जो हुआ सो हुआ। लेकिन इसके बाद लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए आवेदन भी दिया और जो धाराएं उन पर लगी हुई हैं, जितनी संगीन धाराएं हैं, और उन पर चार्ज भी है कि गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वो चुनाव प्रचार के लिए उनको जमानत दी जाए और जमानत दी गई। ये भी इतिहास में पहला मामला है सर्वोच्च न्यायालय, तो ये कीर्तिमान है सर्वोच्च न्यायालय ने किया। अब आप दूसरा देखें, इन्हीं परिस्थितियों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी की और ऐसा लगा कि अब वो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जेल चले गए। जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल की तरह उन्होंने, जब इनको जमानत मिल गई अरविंद केजरीवाल को, तो उन्होंने भी अप्लाई किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दिया, उनका अनुरोध ठुकरा दिया। ये आप देख सकते हैं, समान परिस्थितियां, दो अलग अलग निर्णय। आतंकवादियों के वित्त पोषण के मामले में इंजीनियर रशीद जेल में बंद है, थे रहकर, और वो जेल में रहते हुए ही उन्होंने बारामूला से चुनाव लड़ा लोकसभा का और जीत गए। संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए उनको पैरोल पे छोड़ा गया और फिर जेल चले गए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल में उनको भी चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे दी। उनकी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, निर्दलीय रूप में जीते हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है। टेरर फंडिंग के अपराध में जेल में बंद एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय जमानत दे रहा है। क्या यह व्यक्ति जब स्वतंत्र हो जाएगा, जेल से बाहर जाएगा, ठीक चुनाव के बीच वो आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा नहीं देगा, आतंकवादियों को वित्त पोषित नहीं करेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? लेकिन सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी व्यवस्था पर तो प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जा सकता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों से ये बात छनकर आ रही है कि सर्वोच्च न्यायालय इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए भूमिका तैयार कर रहा है और उनको भी बहुत जल्दी ही जमानत मिलने वाली है। एक और निर्णय ऐसा है जो जिसका जिक्र किए बिना नहीं रहा जा सकता। उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके मार्ग में पड़ने वाले दुकानदारों और कांवड़ यात्रियों के बीच में अक्सर सांप्रदायिक घटनाएं होती रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले दुकानदार हैं, उनको अपनी पहचान उजागर करने के लिए कहा कि वो अपना नाम और पहचान उजागर करेंगे। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, क्योंकि अगर वर्ग विशेष का मामला है तो फटाफट सुनवाई भी होगी। सुनवाई के लिए केस लग गया और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार किसी भी नागरिक से उसकी पहचान उजागर करने के लिए विवश नहीं कर सकती। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे मुस्लिम ढाबा चलाते हैं और उनके नाम होते हैं शिव ढाबा, वैष्णव ढाबा, जैन ढाबा, तरह तरह के।
अब आप इसके विपरीत देखें, मुंबई के एक विद्यालय ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वह स्कूल यूनिफॉर्म का पूरी तरीके से पालन करें और सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म में, किसी भी तरह की अन्य जो उनकी वेशभूषा है वो स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसे में बुर्का और हिजाब पहनने वाली लड़कियों के बिहाफ पर सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला देना था, आप समझ सकते हैं क्या फैसला दिया होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सरकार किसी भी धार्मिक व्यक्ति को उसकी पहचान और पहनावा छिपाने के लिए विवश नहीं कर सकती। अब देखो, दो मामले हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। एक और मामला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने पतंजलि के उत्पादों के प्रचार को भ्रामक होने पर बहुत लंबी सुनवाई की। स्वामी रामदेव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भ्रामक प्रचार के लिए माफी मांगने को विवश किया गया। मामला खत्म हो इसलिए स्वामी रामदेव ने ऐसा किया भी। लेकिन आप देखें, आयुर्वेद के प्रति दुर्भावना कही जाए या स्वामी रामदेव के प्रति दुर्भावना कही जाए, लेकिन इस दुर्भावना का स्तर यह था कि पतंजलि के माफीनामा के फॉन्ट छोटे हैं, ऐसा कहकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो विज्ञापन के साइज के बराबर और बड़े फॉन्ट में माफीनामा छापे पूरे देश में जो राष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं उनमें। स्वामी रामदेव को ऐसा करना था। और उसमें जो बेंच थी उसमें एक न्यायाधीश ने तो अपनी पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा और चीड़ डालेंगे फाड़ डालेंगे जैसे बयान दिए। आप बताने की आवश्यकता नहीं कौन न्यायाधीश थे। एक और मामला है जिसका जिक्र अवश्य होना चाहिए। तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात उच्च न्यायालय के गिरफ्तार करने के आदेश के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने सुनवाई की, लेकिन बेंच ने जो मामला देखा गंभीर किस्म का मामला था तो उसने रोक नहीं लगाई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का शायद वातावरण ऐसा है या जो भी आपसी संबंध हो, उन्होंने उसे बड़ी बेंच को रिफर करने के लिए कहा। कौन सा ऐसा बड़ा मामला है, दो न्यायाधीशों की बेंच उस पर सुनवाई कर रही है। और तीस्ता सीतलवाड़ अपने आप में संविधान है क्या जो उनके लिए एक बड़ी बेंच बनाई जाए, लेकिन अब उन्होंने बेंच ने दे दिया है। सही बात यह कि उन न्यायाधीशों ने अपना पीछे छुड़ाया। हमारे मुख्य न्यायाधीश परेशान हो गए। शाम हो गई थी, न्यायिक समय जो होता है वो समाप्त हो चुका था। इसके बाद उन्होंने रजिस्ट्री में कहा कि भाई एक नई बेंच का गठन किया जाए। तुरंत फुरत एक बेंच गठित की गई और उसी रात देर रात सुनवाई होकर ये सुनिश्चित कर लिया गया कि तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत मिल जाए। क्यों? क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत के मुख्य न्यायाधीश तीस्ता सीतलवाड़ को किसी भी कीमत पर जेल न भेजे जाने के लिए कृति संकल्पित थे, बिल्कुल अडिग थे, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया। हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। आप सभी को मालूम है कि इससे पहले भी एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुका है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। रात में 12 बजे खुलकर एक सुनवाई कर चुका है। उसके बारे में विस्तृत बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय का जितना अति उत्साहित और आक्रामक स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, ऐसा आज तक कभी भी देखा नहीं गया इसके गठन के बाद से। ऐसा क्यों हो रहा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी न्यायिक सक्रियता तो कभी केंद्र की अल्पमत सरकारों के समय भी नहीं हुई। भारत ने अल्पमत की सरकारों को देखा है, बनते और गिरते बहुत कम अंतराल पर सरकारों को देखा है। अब ऐसा क्या हो गया? मोदी की 10 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। समझ में नहीं आता कि क्या यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने के कारण हो रहा है या न्यायपालिका का क्रमिक विकास हो रहा है और न्यायपालिका भारत की विकसित होती जा रही है, बृहद होती जा रही है। जो भी हो, ऐसा लगता है। और ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो बहुत से अति महत्वपूर्ण निर्णय भी हैं, देश हित के निर्णय हैं, वो भी देश हित में नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं जो राष्ट्र के लिए चिंतित हैं, इसकी एकता अखंडता के लिए चिंतित हैं, उनको ऐसा लगता है
कि जैसे न्यायपालिका संविधान की रक्षा के नाम पर राष्ट्र का गला घोंट रही है। क्या एकता और अखंडता तथा राष्ट्रहित के मामलों पर न्यायपालिका को राष्ट्र के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? या किसी के मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्य, देश की एकता अखंडता से, राष्ट्र के अस्तित्व से भी बड़े हैं? ये बहुत विद्वान न्यायाधीश हैं, हो सकता है इनकी परिभाषा अलग हो। सामान्य समझ के व्यक्ति को तो यही लगेगा कि राष्ट्र बड़ा है और उससे बड़ा संविधान भी नहीं है, क्योंकि संविधान राष्ट्र है, इसीलिए संविधान बनाया गया। और संविधान ऐसा नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? और जो अपना पूरा कार्यकलाप है, क्या उसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विमर्श, राष्ट्रीय विमर्श जो सरकार के विरुद्ध चलाया जा रहा है उसमें शामिल होकर काम करने का फैसला किया है? कम से कम ऐसा जो कॉमन मैन है भारत का, उसको ये लग रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्र के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ना तो राष्ट्र बचेगा और ना ही न्यायपालिका बचेगी। राष्ट्रांतरण की कोशिश हो रही है। और जहां पर लोकतंत्र था, कथित रूप से, बांग्लादेश की हालत देखिए, न्यायाधीशों से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिए गए। ये भारत ही है जहां पे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सरकार के विरुद्ध निर्णय देता है, सरकार के बनाए हुए कानून रद्द कर देता है, और कोई चू नहीं करता, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता है। इस्तीफा देने की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो सरकार के कारण ही है। अन्यथा बांग्लादेश में भी तो उनको सामर्थ्य पूर्ण होना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित रूप से इसमें गहन मंथन करना चाहिए। लेकिन पूरा देश निराश है। पूरे देश में न्यायपालिका के प्रति न केवल सम्मान कम हुआ है, विश्वास कम हुआ है। और लोग अपने बच्चों को यही सलाह देते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो पड़ना नहीं, कोई मामला किसी भी तरीके से निपटा लो, अपना नुकसान बर्दाश्त कर लो, न्यायालय में नहीं जाना है। ऐसा क्यों है? आप भी सोचिए, समझिए और अपनी ओपिनियन बनाइए इस बारे में। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।